आवाज इंडिया टीवी में आपका स्वागत है। इस वक्त हमारे स्टूडियो में देश के जाने माने आईपीएस ऑफिसर जो डीजीपी हिमाचल के पोस्ट से रिटायर्ड हुए हैं और 87 बैच के वो आईपीएस ऑफिसर रहे हैं और लगभग 7 साल तक डीआईजी बीएसएफ में रहे हैं। कश्मीर वैली में भी 2 साल उन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं। अनंतनाग में लगभग 125 जो टेररिस्ट थे उनका खात्मा करने का काम उन्होंने किया है और इंस्पेक्टर जनरल ऑफ पुलिस के तौर पर आसाम और मेघालय में भी उन्होंने अपनी सेवाएं दी है। नॉर्थ ईस्ट के जो इन्फिल्ट्रेशंस था उसको रोकने का बड़ा काम भी उन्होंने किया है। तो तमाम उनका एकेडमिक करियर काफ़ी लंबा है। इसके साथ साथ वो अम्बेडकराइट आंदोलन के साथ भी कनेक्ट है। माननीय कांशीराम साहब के साथ में काम करने का भी उन्हें मौका मिला है और निरंतर आज भी वो काम कर रहे हैं। सर, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत और शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया। सबसे पहले मैं जानना चाहता हूँ कि आईपीएस बनने का आपके मन में कैसे आया और इतने सारे बड़े पोजीशंस पे आप रहे, तो कैसे अनुभव था आपका? देखिए, मैं अ, हरियाणा प्रदेश में जगाधरी नाम का एक शहर है, छोटा सा शहर है, जिसको पीतल के बर्तनों की नगरी भी कहा जाता है। जब हम एक दलित बस्ती में मेरा जन्म हुआ, मेरे माता पिता अनपढ़ थे, बहुत ही गरीब थे, मजदूर थे और हम कच्ची ईंटों के घर में रहते थे। तो उस समय जगाधरी जो था वो अम्बाड़ा ज़िला का एक हिस्सा था। वहीं पे मेरा जन्म हुआ और मैं शिक्षा में बहुत अच्छा था। अपने स्कूल में, सरकारी स्कूल में मेरी शिक्षा हुई और जब मैंने मैट्रिकुलेशन की शिक्षा पास की तो मेरे अध्यापकों ने मुझे बताया कि आपके अंदर इंजीनियर बनने का टैलेंट है, आप साइंस में काफ़ी उत्तम हो, आपको इंजीनियर बनना चाहिए। घर के हालात नहीं थे, यदा कदा इधर उधर से मैं भी 14 वर्ष की आयु से मजदूरी करने लग गया था अपने पिताजी के साथ। अच्छा। और कुछ पैसों का इंतज़ाम हुआ और रीजनल इंजीनियरिंग कॉलेज कुरुक्षेत्रा में मेरा 1976 में एडमिशन हुआ और वहाँ से मैंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई समाप्त की। सिविल इंजीनियरिंग में मैंने अपनी ग्रेजुएशन की और उसके बाद मैं हरियाणा सरकार में एसडीओ सिविल की नौकरी में लग गया। ओके। 2-3 साल मैंने वहाँ पर अपनी सेवाएं दी, लेकिन मुझे ऐसा महसूस हुआ कि जिस समाज से मैं आया हूँ, उस समाज से मेरा जो कनेक्शन है वो थोड़ा थोड़ा कटता जा रहा है और जितना पे बैक टू सोसाइटी अम्बेडकराइट आंदोलन के कारण मुझे करना चाहिए उतना कंट्रीब्यूशन मैं कर नहीं पा रहा हूँ। तो जब मैं गुड़गांव में पोस्टेड था 1985 में, ओके। तो मेरे मन में ये विचार आया कि क्यों ना मैं सिविल सर्विसेज में अपीयर हूँ। अच्छा। हाँ, तो मैं 1987 में सिविल सर्विसेज में अपीयर हुआ और मेरे पहले प्रयास में ही मैं अच्छा, फर्स्ट अटेम्प्ट पे आईपीएस ही। में आ गया। अच्छा, क्लासेस वगैरह लगाई थी उस समय आपने? हाँ, मैंने क्योंकि सोशियोलॉजी एक मेरा सब्जेक्ट था, हिस्ट्री था मेरा सब्जेक्ट। हाँ, हाँ, हाँ। उसमें थोड़ा मैं अपनी नॉलेज को, अपने ज्ञान को रिफ़ाइन करना चाहता था। इसी वजह से मैंने थोड़ी कोचिंग भी ली। ओके। हाँ, और पहले प्रयास में ही मैं आईपीएस में आ गया और मुझे हिमाचल प्रदेश कार्ड अलॉट हुआ हाँ, हाँ, और वहाँ मैंने अपनी सेवाएं देनी हाँ, शुरू हाँ। की। ओके। ये मेरे आईपीएस बनने की छोटी सी एक ब्रीफ कहानी बिल्कुल, आप कह सकते हैं। बिल्कुल। आप आईपीएस बने और एक इंस्पिरेशन भी है आप, क्योंकि बिल्कुल आपके घर में इस तरह कोई अनुभव नहीं था किसी को कि कोई इतना पढ़ा-लिखा भी नहीं था और मज़दूरी करते-करते आप आईपीएस बने। आपके माता-पिता का बड़ा संघर्ष रहा है इसमें। मैं ये जानना चाहता हूँ कि माननीय कांशीराम साहब भी आपके गाँव में आते थे और हमने ये भी सुना है कि आप कांशीराम साहब के साथ उस समय जब आप शिक्षा पढ़ाई कर रहे थे, उस समय आप उनसे कनेक्ट हुए। वो कैसा अनुभव था आपका? वो एक बहुत ही एक्जिलरेटिंग, एक बहुत ही एक्साइटिंग अनुभव था। हाँ। और क्योंकि श्री अमन कुमार नागरा जी उस समय के जो साहिब कांशीराम के बहुत ही नज़दीक सहयोगी थे, हुँ, हुँ। वो एक बहुत ही मशहूर सोशल एक्टिविस्ट के रूप में मान्यवर साहब कांशीराम के साथ जुड़े हुए थे हुँ, हुँ। और हमारे परिवार के साथ उनका बहुत ही नज़दीकी रिश्ता था हुँ, और वो दूर से एक रिश्तेदारी में भी हमारे साथ लगते थे। हुँ। तो वो मेरे पास आते थे, इंजीनियरिंग कॉलेज में भी आते थे, मुझे
कांशीराम साहब का, माम साहब का साहित्य हाँ हाँ वो देते थे मुझे पढ़ने के लिए और मैं पढ़ता रहता था। हाँ। उन्होंने मुझे मूवमेंट ज्वाइन करने के लिए भी कहा, हम्म। लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हुई, हम्म। क्योंकि मैं अपने घर में सबसे बड़ा था। राइट। मेरे हम टोटल 7 भाई बहन थे, उन सब की जिम्मेवारी भी मेरे ऊपर थी। तो मेरे दिमाग में ये आया कि मैं अगर अभी से मूवमेंट में जुड़ गया राइट। तो मेरा घर तो कच्चा का कच्चा ही रह जाएगा, मैं अपने हाँ भाई बहनों को भी नहीं उठा पाऊँगा, एग्जैक्टली। उनकी शिक्षा भी नहीं दिला पाऊँगा। हम्म। तो मैंने ये निर्णय लिया कि पहले मैं मुझे अपनी पढ़ाई समाप्त करनी चाहिए, पूर्ण करनी चाहिए, और उसके बाद थोड़ा आर्थिक सहायता जब तक मैं अपने परिवार को प्रदान नहीं कर सही बात है। पाऊँगा, हाँ। सबसे बड़ा होने के नाते, तब तक मेरा परिवार भी भूखा नंगा ही रहेगा और गरीबी में रहेगा। इस वजह से मैंने मूवमेंट को एक्टिवली ज्वाइन करने का निर्णय नहीं लिया। और लेकिन मैं एक बौद्धिक रूप से और एक मॉरल सपोर्ट इस राइट। मूवमेंट को देता रहा। एक्टिवली भी हमने मान्यवर साहब कांशीराम की मीटिंग्स में पार्टिसिपेट किया, उनकी सेवा की, उनकी सहायता की, क्योंकि वो हमारी बस्ती में आकर ठहरते थे। अच्छा। तो वो प्रभाव मेरी मानसिकता पर अम्बेडकराइट मूवमेंट का पड़ा, जो कि आज तक मिट नहीं पाया है। तो वो प्रभाव आपके मानसिकता पर पड़ा जो मिट नहीं पाया। हमने ये जाना है, देखा भी है कि बीइंग एक आईपीएस, आपने बहुत बड़े बड़े पोजीशंस पे काम भी किया है। तो ये सब करते समय जब आप टेररिस्ट लोगों के साथ में मुकाबला करते हैं या इन्फिल्ट्रेशंस को रोकते हैं, तो ऐसे कई सिचुएशंस पे आप काम करते हैं। तो ये जो आपका आंदोलन का प्रभाव था कहिए, या जो आपका हिडन टैलेंट था, उसको आपने कैसे इस्तेमाल किया? देखिए, जब मैं भारतीय पुलिस सेवा में अपनी सेवाएं प्रदान कर रहा था, तो मेरे मन में एक ही भावना थी कि अपने देश के नागरिकों की सेवा कैसे की जाए, ईमानदारी से किस प्रकार नागरिकों की सुरक्षा की जाए, उनको सुरक्षा प्रदान की जाए, उनको इंसाफ दिलाया जा सके। तो पुलिस के संपर्क में कौन आता है? ज़्यादातर पुलिस के संपर्क में दबे कुचले सताए हुए लोग ही आते हैं। तो ये भी मेरे लिए एक सामाजिक सेवा ही थी, समाज सेवा ही थी, भारतीय पुलिस सेवा में पदार्पण करना और अपने समाज की, दबे कुचले समाज की सेवा करना। और जब मेरी नियुक्ति डीआईजी काउंटर इंसर्जेंसी के रूप में अनंतनाग में हुई, तो मेरे मन में एक ही बात थी कि भाई, जो देश के दुश्मन हैं, राइट, और जो ज़्यादातर बाहर से इन्फिल्ट्रेट करके हमारे देश में आते हैं, आतंक फैलाते हैं, हमारी न्यायिक व्यवस्था, हमारी संवैधानिक व्यवस्था को झंझोड़ते हैं, उसका उल्लंघन करते हैं, तो उनको न्यायोचित सज़ा कानून के अनुसार मिलनी चाहिए। परंतु वहाँ पर तो क्योंकि आतंकवादी ओपनली सिक्योरिटी फोर्सेस को चैलेंज करते हैं, एनकाउंटर होते हैं और गोलीबारी होती है, सब कुछ होता है, तो फिर ज़्यादातर ऐसे मुकाबलों में कुछ हमारे, कभी कभार हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस के जवान, हमारे ऑफिसर्स, अधिकारी भी घायल हो जाते हैं, मृत्यु भी हो जाती है, वो वीरगति को प्राप्त करते हैं। परंतु ज़्यादातर एनकाउंटर्स में सिक्योरिटी फोर्सेस का पलड़ा भारी रहता है। और ऐसे ही नगण्य एनकाउंटर्स में हमने तकरीबन 125 से ज़्यादा आतंकवादी, अंतर्राष्ट्रीय आतंकवादियों को मौत के घाट उतारा। और इसमें मेरी जो टीम थी, वहाँ पर हमारी जो साथी थे, दूसरे ऑफिसर्स थे, जवान थे, उनका भी बहुत बड़ा हाथ है। हमारी प्लानिंग के रूप में इस्तेमाल हम करते थे अपने दिमाग को, और बहुत से एनकाउंटर्स में मैंने खुद भी पार्टिसिपेट किया है। आप आसाम में भी थे, मेघालय में भी थे, बांग्लादेश में भी थे, नॉर्थ ईस्ट में भी थे, इस अनुभव के बारे में बताइए। नॉर्थ ईस्ट में जब मेरी आईजी फ्रंटियर आसाम मेघालय फ्रंटियर में हुई, तो ये बांग्लादेश बॉर्डर लगता है उधर। वहाँ से सबसे बड़ी समस्या थी, जो बांग्लादेशी नागरिक हैं वो हमारे देश में इन्फिल्ट्रेट करके आते हैं, घुसते हैं, क्योंकि वहाँ पर उस समय गरीबी बहुत थी, लोगों के पास रोज़गार नहीं होता बांग्लादेश में। तो वो कोशिश करते हैं किसी तरह कहीं ना कहीं से, जहाँ पे थोड़ा बॉर्डर में ढिलाई है, कुछ है, लीकेज है, वहाँ से वो हमारे देश में आते हैं और हमारे देश में काम ढूंढते रहते हैं। तो एक बहुत ही बड़ी समस्या थी। और
इसका इलाज भी ढूंढने की बहुत कोशिश की गई। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी मीटिंग्स हुई बांग्लादेश के उच्च अधिकारियों के बीच, पॉलिटिकल लेवल पर भी इसके सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश की गई। और जो ऑपरेशनल सॉल्यूशन इसका भारतीय सरकार ने उस समय ढूंढा कि बॉर्डर फेंसिंग को कंप्लीट किया जाए जल्दी। ओके। तो क्योंकि मैं इंजीनियर भी था हाँ। और इसलिए बॉर्डर फेंसिंग को कंप्लीट करने में मैंने काफ़ी सहयोग दिया भारतीय सरकार का, और हमने ज़्यादा से ज़्यादा बॉर्डर फेंसिंग कम से कम समय में संपूर्ण करवाई। ओके। दूसरा समझ लो कल्याणकारी लेवल का भी एक सॉल्यूशन था, हाँ। जिसमें कि भारतीय सरकार ने कई दफ़ा ये निर्णय लिया है कि बांग्लादेश के जो एरिया भारतीय सीमाओं के साथ लगते हैं उनको डेवलप किया जाए। वहाँ पर कुछ अपनी सहायता से भारतीय सरकार इंडस्ट्रीज, बड़ी बड़ी सीमेंट की इंडस्ट्रीज राइट। लगाए, ताकि वहाँ के लोगों को एम्प्लॉयमेंट लोकल। मिले, यस। उनकी इनकम बढ़े, उनकी आय के साधन बढ़े, तो फिर वो भारत में आने की कोशिश भी नहीं करेंगे। राइट। तो इसका भी काफ़ी असर हुआ। वहाँ पर कुछ अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों ने भारतीय सरकार की सहयोग से सीमेंट की कंपनियां स्थापित की और लोगों को वहाँ एम्प्लॉयमेंट मिली। फिर अपने देश छोड़ के कौन जाना चाहता है? सही बात है। हाँ। जब अपने देश में लोगों को न्यायोचित रोजगार नहीं मिलता, राइट। न्याय नहीं मिलता, यदि उनके विरुद्ध कोई अपराध होता है तो फिर लोग इधर उधर देखते हैं, बाहर दूसरे देशों की तरफ देखते हैं, ग्रीनर पैस्चर जिसको हम बोलते हैं उसकी तरफ देखते हैं। हमारे देश से भी बहुत से लोग एक्सफिल्ट्रेट करके अवैध तरीकों से कभी इंग्लैंड में, कभी अमेरिका में, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया में घुसने की कोशिश करते हैं। राइट। तो ये भी हमारे देश की जो सरकारें हैं, वर्तमान सरकार है या भूतकाल में जो सरकारें रही हैं, उनके निकम्मेपन को दर्शाता है। उनकी गवर्नेंस पर एक प्रश्न चिन्ह है। राइट। क्यों हमारे युवा एजुकेटेड गलत तरीके से दूसरे देशों में जाने की कोशिश करते हैं? इसका मतलब ये है कि जो यहाँ पर जो सिस्टम गवर्न कर रहे हैं हमारे देश में, उनसे वो सेटिस्फाइड नहीं है। बिल्कुल, ये बात सही कही आपने। आपने कई इलेक्शंस भी कंडक्ट किए हैं। जब हम चर्चा कर रहे थे तो आपने बताया कि ईवीएम के बारे में आपको ज़्यादा संदेह नहीं है, लेकिन डेफिनेटली लोगों का ये भी मत निकला कि अगर मुझे संदेह है तो बैलेट से वोटिंग करने में क्या दिक्कत है? इस पर आप क्या बात रखेंगे? इसमें मेरा यही मत है कि बैलेट से वोटिंग करने में कोई दिक्कत नहीं है। बैलेट पूरी दुनिया में एक प्रचलित प्रक्रिया है चुनाव करवाने की। प्रजातंत्र के लिए इसका एक बहुत ही सुंदर प्रयोग दुनिया के मुख्य मुख्य प्रजातंत्रों ने किया है, प्रजातांत्रिक देशों ने किया है। तो अब बात आई ईवीएम की। तो ईवीएम एक मशीन है और ऐसी कोई मशीन तो है नहीं कि जिसको हैक ना किया जा सके, मैनिपुलेट ना किया जा सके। परंतु देखिए, हमारा जो है ना, हमारे देश में संवैधानिक व्यवस्था है और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया एक संवैधानिक संस्था है। राइट। तो उसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं। राइट। लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी है कि पूरे जो चुनाव आयोग है उनको ये 3 ही आदमी चला रहे हैं। नहीं, उनके पीछे लाखों एम्प्लॉयज़ हैं। राइट। जो ईवीएम को हैंडल करते हैं, जो ही ईवीएम को चेक करते हैं, उसकी न्यूट्रलिटी को चेक करते हैं। तो इतनी बड़ी संस्था को, संवैधानिक संस्था को एक प्रश्न चिन्ह के घेरे में खड़े कर देना हमारे प्रजातंत्र के लिए ठीक नहीं है। इस तरह की प्रतिक्रियावादी जो बयान है या इस तरह के जो प्रतिक्रियावादी आंदोलन हैं, उनके पीछे इन आंदोलनकर्ताओं का क्या मकसद है, क्या राज है, इसके बारे में तो मैं कुछ नहीं कह सकता। ये तो वो जानते हैं। जैसा अभी क्या हुआ कि ईवीएम के बारे में कई लोग आंदोलन दिल्ली में कर रहे थे, तो उसमें से एक एडवोकेट भंवर प्रताप सिंह भी थे, तो उनको सपा ने लोकसभा का टिकट दे दिया। अब उदित राज भी आंदोलन कर रहे हैं, वो कांग्रेस से टिकट मांग रहे हैं। तो कोई ऐसा तो नहीं है कि आंदोलन के माध्यम से अपनी टिकट, अपनी राजनीति चमकाने का भी प्रयास होता है? उनको टिकट क्यों मिला, ये इस ईवीएम के आंदोलन के जरिए से मिला या उनकी कोई लोकल मैनेजमेंट थी? वो उत्तर प्रदेश के एक अच्छी फैमिली से आते हैं। भानु प्रताप जी, उनके पिताजी भी शायद जज थे। और हमारे साथ भी नेशनल बहुजन अलायंस में उन्होंने कुछ दिन काम किया। तो टिकट मिलने के तो कई कारण हो सकते हैं। तो इसको ईवीएम से जोड़ के देखना, इसके लिए मैं सहमत तो नहीं हूँ। लेकिन बात वही है कि जो भी कोई भी ईवीएम हो, चाहे बैलेट
पेपर से चुनाव करवाए जाए, जब तक इट इज़ मैन बिहाइंड द मशीन राइट। हु इज़ इम्पोर्टेंट। सिस्टम को ऑपरेट कौन कर रहा है। आप सिस्टम कैसा होना चाहिए। यस, तो अगर मान लो बैलेट पेपर से भी चुनाव करवाए जाते थे भूतकाल में, लेकिन उनमें भी बड़ी शिकायतें आती काफी थी, शिकायतें, काफी बूथ लूट लिए जाते थे। काफ़ी बूथ लूट लिए जाते थे, काउंटिंग में गड़बड़ करते थे लोग। एक वोट जो कि 50-50 है वो रिजेक्ट भी हो सकती है, हाँ, एक्सेप्ट भी हो ये सकती भी है, होता था। उसको रिजेक्ट करके साइड में डाल देते थे। हाँ, साइड में डाल देते तो हैं। फिर मतलब ये है कि जब तक हम प्रजातंत्र के प्रति, संविधान के प्रति, हमारी मुख्य पार्टियां और हमारे जो मुख्य राजनेता हैं वो ईमानदार नहीं होंगे, राइट, तो फिर तब तक कोई सिस्टम भी कामयाब चल हो नहीं सकता है, सकता, बिल्कुल, कामयाब नहीं हो सकता। बिल्कुल। तो इसलिए जो मुख्य पार्टियां इस देश में राज करती हैं, राजनीतिक सत्ता प्राप्त करती हैं, गवर्नेंस करती हैं, उनके बड़े बड़े नेताओं का और ब्यूरोक्रेट्स का ईमानदार होना बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। तो प्रजातंत्र को अगर हमें सेहतमंद बनाना है, इसको हेल्दी बनाना है, हेल्दी बनाए रखना है, तो सिस्टम्स को स्ट्रॉन्ग करना पड़ेगा ताकि ह्यूमन इंटरवेंशन जो है कम हो। यस, बिल्कुल। और एक सवाल मैं जानना चाहता था कि अभी आपने बीआरएसपी का दुपट्टा पहना हुआ है, आपको बीएसपी से भी ऑफर था, लेकिन आपको क्यों लगा कि आपने बीएसपी के तरफ न जाते हुए बीआरएसपी की तरफ जाना चाहिए। और अभी भी कुछ समय पहले खबर भी आई थी कि एक आईपीएस जो तेलंगाना में, जिन्होंने इस्तीफा देके बीएसपी ज्वाइन की थी, उन्होंने भी बीएसपी से रिजाइन भी कर दिया है। तो कहीं ना कहीं मायावती जी का जो नेतृत्व है उससे काफ़ी लोग सहमत भी नहीं है, या फिर उनका ऑटोक्रेटिक बिहेवियर है। आपको भी ऐसा लगा इसलिए आप ज्वाइन नहीं कर पाए। देखिए, एक बहुत ही बड़ा हमारे प्रजातंत्र पे भी प्रश्न चिन्ह है। जो भारतीय राजनीतिक पार्टियां इस देश में ऑपरेट कर रही हैं, समय समय पर सत्ता में भी आती हैं, फिर चुनाव में हार भी जाती हैं, उनकी जो इंटरनल डेमोक्रेसी है वो बहुत ही दयनीय स्थिति में है। भाई भतीजावाद है, राइट, भ्रष्टाचार है। जो डिज़र्विंग कार्यकर्ता हैं, सामाजिक कार्यकर्ता हैं, ज़मीन पर करते हैं, मेहनत करते हैं, उनको उनको उनकी न्यायोचित प्रमोशन नहीं मिलती, उनकी जो तरक्की नहीं होती कैडर में, उनको टिकट नहीं मिलते जब चुनाव आते हैं, और परिवारवाद का बड़ा बोलबाला है। इसी प्रकार बहुजन समाज पार्टी भी जब तक मान्यवर साहब कांचीराम उसके अध्यक्ष थे और उसके सर्वे सर्वा थे, तो आम कार्यकर्ताओं को मान्यवर साहब कांचीराम से मिलने में कोई दिक्कत नहीं होती थी, बिल्कुल सही बात और वे सबकी सुनते थे, सबका कल्याण चाहते थे। ईमानदार छवि के वो धनी थे। यस, उन्होंने ज़िंदगी में कभी कोई अपना अकाउंट नहीं खोला, कभी कहीं कोई ज़मीन नहीं खरीदी, कभी यहाँ तक कि इतना बड़ा त्याग किया, अपने परिवार को भी मिलने कभी नहीं गए, बराबर है। किसी की मृत्यु भोज में नहीं गए, किसी की शादी में नहीं गए। यहाँ तक कि जब उनके पिताजी की मृत्यु हुई तब भी वो वहाँ नहीं पहुँच पाए। तो इतने बड़े त्याग के धनी मान्यवर साहब कांशीराम की पार्टी को यदि एक परिवार के कब्जे में कर दिया जाए और उस परिवार के कुछ लोग भ्रष्टाचार में संलिप्त होकर अपार संपत्ति ग्रहण कर लें, तो फिर वो बहुजन समाज, इतना बड़ा गरीब बहुजन समाज है जो वंचित है, शोषित है, जिसके पास संसाधन नहीं है, जो अपने बच्चों को एक अच्छे स्कूल में शिक्षा भी नहीं दिलवा सकते, तो उनके अधिकारों की रक्षा कौन करेगा। तो उन्हीं के अधिकार बेचकर आप हज़ारों करोड़ रुपए की अपार संपत्ति इकट्ठी कर लेते हैं और भ्रष्टाचार में संलिप्त रहते हैं, किसी भी लीडर को पूरे भारतवर्ष में उभरने नहीं देते हैं। मान्यवर साहब एडवोकेट डॉक्टर माने साहब, जो बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं, संस्थापक हैं, उन जैसे नेताओं को भी आप किनारे लगा देते हैं। बिल्कुल। तो फिर बहुजन आंदोलन का क्या होगा, फिर अम्बेडकरवादी आंदोलन का क्या होगा। तो शायद बाबा साहब के आशीर्वाद से मुझे भी अकल आई कि भाई ऐसे तानाशाह के अंडर काम करने से तो बहुजन समाज का कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। इसलिए मैंने बहुजन समाज पार्टी ना ज्वाइन करके मैं पिछले 6 साल से आदरणीय एडवोकेट डॉक्टर सुरेश माने जी के साथ काम कर रहा हूं। पहले मैं उनके साथ सामाजिक तौर पर काम करता था, सामाजिक पृष्ठभूमि में काम करता था, लेकिन पिछले 7-8 महीने से उन्होंने मुझे राजनीतिक जिम्मेवारी दी है
मैं बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी का राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हूँ और उत्तरी भारत का प्रभारी हूँ। राइट। और इस विषय में अपनी सेवाएं दे रहा हूँ। और मैं पूरे बहुजन समाज के शोषित वंचित लोगों को ये आज संदेश देना चाहता हूँ आपके माध्यम से कि इस देश में बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी ही उनके स्वर्णिम भविष्य की उम्मीद है। और उनके स्वर्णिम भविष्य के लिए, उनके बच्चों के स्वर्णिम भविष्य के लिए केवल और केवल बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी, जिसमें कि सब ईमानदार लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, जो अम्बेडकरवाद को समझते हैं, जो मनोवाद को चैलेंज कर सकते हैं, जिनकी लड़ाई आडंबर के विरुद्ध इस देश में वैज्ञानिक सोच कायम करने की है, जो इस देश में संसाधनों का प्रॉपर बंटवारा करना चाहते हैं। 10% लोग जिन्होंने इस देश के सारे संसाधनों पे कब्जा कर लिया है, उनसे कुछ बहुजन समाज के शोषित वंचित लोगों को राहत दिलाकर उन संसाधनों को वापस दिलाना चाहते हैं जी। और देश में एक आर्थिक समानता, सामाजिक समानता और राजनीतिक हिस्सेदारी संख्या के बल पर बहुजन समाज को दिलाना चाहते हैं। तो मैं सबसे अपील करता हूं कि बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी से जुड़ें, जितना जल्दी हो सके इस पार्टी को पूरे भारतवर्ष में मजबूत कर दें। आपके स्वर्णिम भविष्य की उम्मीद केवल बहुजन रिपब्लिकन सोशलिस्ट पार्टी आज की तारीख में है। बहुत विस्तार से आपके व्यक्तित्व के बारे में हमें बताया, आपके एजुकेशन से लेके, करियर से लेके, तो आपका एक आउटस्टैंडिंग रिकॉर्ड भी रहा है आपका। और इसके साथ साथ आपने मानव कांचन साहब के साथ की यादें बताई, किस तरह से ऑटोक्रेटिक बिहेवियर होता है मायावती का, और उससे आप नहीं, पूरे अनेक लोग उससे परेशान भी हैं। और ऐसी सिचुएशन में बीआरएसपी किस तरह से एक रोल प्ले करेगी, इसके बारे में भी आपने हमारे दर्शकों को बात बताई। तो आप हमारे स्टूडियो में आए, हमसे बातचीत की, उसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बहुत धन्यवाद।